अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे CS304 लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 9 पे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। मैंने आपसे कहा था कि दिस पॉइंटर जो है ना वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ लेके डिस्कस करेंगे। तो ये छोड़ने वाला काम अब ख़त्म करूँगा। जितने मतलब टॉपिक्स हुए वो सारे के सारे डिस्कस करके अगले लेक्चर में न्यू मतलब टॉपिक वो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक है वो है दिस पॉइंटर का। दिस पॉइंटर क्या होता है। अब दिस पॉइंटर को समझने से पहले एक चीज़ समझो कि जब आप क्लास के अंदर फंक्शंस बनाते हो ना, क्लास डिफाइन करते हो, एट्रीब्यूट्स देते हो, उनके बिहेवियर्स देते हो, ठीक है, तो आप जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते ना तो उनका क्या होता है, उनमें मेमोरी के अंदर जो है ना स्पेस क्रिएट नहीं होती उनके लिए, राइट, जब तक आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, जब तक आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया, क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे ना, सिर्फ फंक्शन, उनके लिए मेमोरी रिजर्व कर लेता है, स्पेस मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व कर लेता होता है। ठीक है, वेरिएबल्स के लिए नहीं करता, सिर्फ फंक्शंस के लिए करता है, एट्रीब्यूट्स के लिए नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के लिए मेमोरी को रिजर्व कर लेता है। कहाँ पे, मेमोरी के अंदर, सॉरी मेमोरी के अंदर स्पेस को रिजर्व कर लेता है। कहाँ पे, मेमोरी के अंदर। ओके, तो कहता है कंपाइलर रिजर्व स्पेस फॉर द फंक्शन डिफाइंड इन द क्लास। हमने अभी तक कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया, सिर्फ ये क्लास ही लिखी है, इसको कंपाइल किया है, तो कंपाइलर ने सिर्फ फंक्शन के जितने भी फंक्शन होंगे, सेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर, सेट नेम, गेटर सेट, जितने भी होंगे ना, डिस्प्ले नेम, जितने भी आप बनाओ, उनकी मेमोरी, फंक्शन की मेमोरी जो है ना वो रिजर्व हो जाएगी स्पेस के अंदर, सॉरी स्पेस हो रिजर्व हो जाएगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो उल्टा बोल रहा हूँ, उनकी जो स्पेस है वो रिजर्व हो जाएगी मेमोरी के अंदर, स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब कहता है स्पेस फॉर डेटा इज नॉट एलोकेटेड सिंस नो ऑब्जेक्ट इज येट क्रिएटेड। जब तक आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करोगे, इनकी मेमोरी में कोई स्पेस क्रिएट नहीं होगी। ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बगैर सिर्फ फंक्शन की मेमोरी में स्पेस क्रिएट होती है, ये बात याद रखना, क्विज पूछ सकता है। ठीक है, किसकी स्पेस क्रिएट होती है मेमोरी में, सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस की, ऑब्जेक्ट्स की नहीं होती, सॉरी एट्रीब्यूट्स की नहीं होती, जब तक आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ। आपने पीछे कोडिंग की है, आपने अगर मेरे पिछले जितने लेक्चर थे ना 7, 8, 9, आपने अगर वो मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से इसको एक्सेस कर लेना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये एक क्लास है, मैं यहाँ से GPA को और नेम को निकाल देता हूँ, सिर्फ यही लेता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए। गेट रोल नंबर में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रिटर्न भी करवा देता हूँ। ठीक है, रिटर्न रोल नंबर। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा सेट रोल नंबर में क्या करना है, रोल नंबर को सेट कर देना है, इसको सेट कर देना है इसके साथ। ठीक है, ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे नीचे गया, मैंने कहा 3 ऑब्जेक्ट बनाओ, 3 ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टूडेंट S1, S2, S3 के नाम से। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे पता है कि मैंने जब कॉल करना है फंक्शन को तो कैसे करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर S1 डॉट राइट सेट रोल नंबर, कोई भी रोल नंबर दे दो, इंट है ना उसमें। इसी तरह मैंने कहा S2 डॉट सेट रोल नंबर 32 दे दो, कुछ भी दे दो। S3 डॉट सेट रोल नंबर 25 दे दो। अब एज अ ह्यूमन मुझे तो पता लग रहा है कि मैं ये फंक्शन जो कॉल कर रहा हूँ सेट रोल नंबर, मैं सबसे पहले S1 पे कॉल कर रहा हूँ, फिर दूसरा मैं फंक्शन ये वाला कॉल कर रहा हूँ, ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन, यही सेम फंक्शन मैं तीसरे ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहा हूँ। एज अ ह्यूमन मुझे पता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता होता। कंपाइलर क्या करता है, इम्प्लिसिटली मतलब इंटरनली कंपाइलर दिस पॉइंटर पास करता है इसको कि बताओ कि भाई जो फंक्शन तुम कॉल कर रहे हो वो किस ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हो, किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हो। फिर वो दिस पॉइंटर बताता है कि मैं S1 के थ्रू कॉल कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस पॉइंटर लिखा हुआ है। ठीक है, S1, S2, S3। अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक ही मेमोरी के अंदर फंक्शन की स्पेस बन जाती है, और वो इंटरनली वो कैसे होता है, ये देखो S2, S1, S3, वो इंटरनली कंपाइलर कैसे ट्रीट करता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वन कॉपी ऑफ फंक्शन इज क्रिएटेड फॉर ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स इम्प्लिसिटली बाय दिस पॉइंटर। ठीक है, तो दिस पॉइंटर के थ्रू वो मेमोरी रिजर्व होती है, स्पेस जो मेमोरी के अंदर रिजर्व होती है वो दिस पॉइंटर के थ्रू होती है। ठीक है,
ओके, तो दिस पॉइंटर ही ऐसा है जो इंटरनली ट्रीट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो S1 के ऊपर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं सेट रोल नंबर, तो ये इंटरनली किसके थ्रू हो रहा है, दिस पॉइंटर के थ्रू। S2 के ऊपर भी दिस पॉइंटर के थ्रू ही हो रहा है। एज ए ह्यूमन हमें तो नजर आ रहा है कि हम S2 के ऊपर कॉल कर रहे हैं, लेकिन कंपाइलर इसको कैसे समझेगा, कंपाइलर यूज करेगा इंटरनली दिस पॉइंटर। ओके, और इन सब के लिए एक ही मेमोरी में जगह क्रिएट होगी। ये देखो S1 S2 S3 बार बार अगर हम बार बार करें तो ये बार बार मेमोरी रिजर्व नहीं होगी। S2 S1 और S3 के लिए एक ही मेमोरी में फंक्शन जो है वो स्पेस क्रिएट होगी, उसके ऊपर हम S1 को कॉल कर रहे हैं, S2 को S3 को कॉल कर रहे हैं। ओके, और वो हर एक के साथ कॉमन होगी। कहता है दिस पॉइंटर फंक्शन स्पेस इज कॉमन फॉर एवरी वेरिएबल। ठीक है, हर एक के साथ कॉमन है। व्हेनेवर अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब हम ऑब्जेक्ट बना लेते होते हैं तब क्या होता है, मेमोरी इज रिजर्व फॉर वेरिएबल्स ओनली। सिर्फ वेरिएबल्स के लिए मेमोरी रिजर्व होती है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट बनाने से पहले फंक्शन की मेमोरी बाय डिफॉल्ट रिजर्व हो जाती है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ वेरिएबल्स की मेमोरी रिजर्व होती है, क्योंकि हमने क्या किया है, मेमोरी जो है वो फंक्शन की वो तो बाय डिफॉल्ट हो चुकी है ना, लेकिन मेमोरी जो वेरिएबल्स की है वो सिर्फ क्रिएट हुई है ऑब्जेक्ट के थ्रू। कहते हैं प्रीवियसली डिफाइंड फंक्शंस आर यूज ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, जो हम पीछे वाले फंक्शंस होंगे वो बार बार यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल जो मतलब लेआउट आपके सामने आया, वो देखो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग वेरिएबल की मेमोरी रिजर्व हुई है, लेकिन फंक्शन की मेमोरी एक ही दफा रिजर्व हुई है और वो सबको मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन स्पेस इज कॉमन फॉर एवरी वेरिएबल। ठीक है, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट को मिल गई है फंक्शन की स्पेस। लेकिन अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स की, तो वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स की मेमोरी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट हुई है। ठीक है, ओके, तो जो हमारे पास ये फंक्शन की स्पेस आ रही है ना, हर एक मतलब सबके साथ सेम आ रही है, वो पॉसिबल है दिस पॉइंटर के साथ। ठीक है, आगे क्या है, एड्रेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज पास्ड टू द कॉलिंग फंक्शन। हर एक एड्रेस जिसके ऊपर हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसको एड्रेस रेफर कर दिया गया है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि आपको वो एग्जांपल बार बार बता रहा हूँ कि S1 जो है, S1 के ऊपर हम इसको कॉल कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमें तो पता है कि हम S1 के ऊपर इसको कॉल कर रहे हैं, लेकिन अब इसको कैसे पता लगेगा, इसको एक एड्रेस दिया जाएगा दिस पॉइंटर के थ्रू, जिससे वो इसको पहचान पाएगा कि हम इसको S1 के ऊपर कॉल कर रहे हैं। कंपाइलर पहचान पाएगा, ऐसा हमें तो पता लग रहा है ना। तो दिस पॉइंटर को एक एड्रेस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज पास टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जा रहा है उसको एक एड्रेस पास किया जाएगा, वो एड्रेस डी रेफरेंस बाय द फंक्शन एंड हेंस बाय एक्ट ऑन करेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो दिस पॉइंटर के थ्रू डी रेफरेंस होते हुए उसको यूज हम कर लेंगे। ये देखो आपके सामने आ गया, एक एक फंक्शन के लिए एक एड्रेस दिया गया, उस एड्रेस से ही पता लगेगा कि ये जो फंक्शन इन्वोक हो रहा है कि किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनली होता क्या है, व्हेनेवर फंक्शन इज कॉल्ड बाय दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू दैट फंक्शन। हमें तो पता है जब हम फंक्शन बनाते हैं उसमें हम पैरामीटर्स भेजते हैं। ठीक है, अब फंक्शन जो जिसके n पैरामीटर्स होंगे उसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड होगा, n+1 पैरामीटर्स होंगे जिसको हम बोलेंगे दिस पॉइंटर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पैरामीटर्स n नंबर पैरामीटर्स हैं, आपको नहीं पता कितने, एक उसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा जिसको हम बोलेंगे दिस पॉइंटर। फॉर एग्जांपल आपके एक रोल नंबर ऐड हुआ ना, तो रोल नंबर के साथ एक और पैरामीटर ऐड होगा जिसको हम बोलेंगे दिस पॉइंटर। तो इसीलिए उसने लिखा है n+1, जितने भी आप पैरामीटर ऐड करो एक उसमें एक्स्ट्रा इंटरनली खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब इंटरनली ये देखो ये ऐसे हुआ है, कॉन्स्ट स्टूडेंट स्टैटिक्स। अब ये कॉन्स्ट स्टूडेंट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस क्यों नहीं आया, तो भाई आपको एक बात बताता चलूँ कि जो आपका क्लास का नेम होता है ना, वही आपके दिस पॉइंटर को रेफर कर रहा होता है। ठीक है, अब इंटरनली यहाँ पे यूं हो चुका है कॉन्स्ट, ठीक है, स्टूडेंट स्टैटिक्स, ये इंटरनली हुआ है, हमें नहीं लिखना पड़ा, इंटरनली हुआ है, जिसके थ्रू जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इसको इन्वोक कर रहे हैं ये इसको पहचान पा रहा है। ठीक है, हमें तो समझ आ रहा है कि हम S1 पे कॉल कर रहे हैं, S2 पे S3 पे कॉल कर रहे हैं, कंपाइलर को इतना समझ आता है यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, स्टूडेंट स्टैटिक्स। ठीक है, कंपाइलर को इस तरह समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल कल अगर यहाँ पे पर्सन की क्लास होती तो यहाँ पे कंपाइलर इसको ऐसे ट्रीट करता,
इंटरनली कंपाइलर इसको ऐसे ट्रीट करता है, जो क्लास का नेम होगा कंपाइलर इसको वैसे ही ट्रीट करेगा, ठीक है। इंटरनली क्लास इसको ऐसे ट्रीट करता है कंपाइलर। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे उसने कहा ऐसे होता है। अब उसकी डिक्लेरेशन क्या होती है, ये होती है डेटा टाइप स्टैटिक्स कॉन्स्ट दिस, ये उसकी मतलब क्या होती है, डिक्लेरेशन होती है, ठीक है। अब देखो कंपाइलर जनरेटेड कोड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे तो लिख दिया ना रोल नंबर, ठीक है। इंटरनली कंपाइलर इसको ऐसे करता है, दिस रोल नंबर इज इक्वल टू जो आप इसको सेट करवाना चाह रहे हो, जो भी आप इसको देना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंटरनली, फंक्शन के अंदर हमेशा बात रखना, फंक्शन के अंदर दिस पॉइंटर होता है। मैंने कहा दिस, फिर मैंने ये एरो लगाया और सामने मेरे पास वो रोल नंबर आ गया जिसको ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनली कंपाइलर ऐसे ट्रीट करते हैं। हम इसको एक्सटर्नली भी लिख सकते हैं, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर पॉइंटर जो यूज़ होता है फॉर एग्जांपल वो कहाँ पे यूज़ होता है, जब आपके पास ये वाला दिस पॉइंटर यूज़ होता है। ये एज आ मतलब काफ़ी प्रोग्रामर्स आपको बताते हैं कि जैसे आपके पास रोल नंबर, ठीक है, आपके पास रिटर्न, आपके पास जो है पैरामीटर की वैल्यू और आपके पास एट्रीब्यूट की वैल्यू दोनों सेम हो, दोनों का नाम सेम हो। आपके पास एट्रीब्यूट का वेरिएबल और आपके पास पैरामीटर का वेरिएबल फंक्शन का दोनों सेम हो, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, रोल नंबर को दिस पॉइंटर के साथ बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूँ s1 डॉट गेट रोल नंबर, ठीक है, सॉरी गेट रोल नंबर करना था। अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूँ s1 डॉट गेट रोल नंबर, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास आउटपुट में कुछ अजीब ही चीज़ आने वाली है, वो जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने तो 23 सेट किया था, मुझे तो 23 आना चाहिए था ना। मुझे फिर बताना पड़ा एक्सप्लिसिटली कि भाई दिस, ये जो जिसको पॉइंट आउट कर रहे हो ना रोल नंबर, इस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर इस पैरामीटर में सेट करो, तब जाके इसने मतलब सही आउटपुट देना मुझे। यहाँ पे देखो, ठीक है, अब इसने 23 दिया मुझे। ओके, तो ये होता है इंटरनली कंपाइलर इसको ऐसे ट्रीट करता है। दूसरा मैंने एक्सटर्नली आपको बता दिया कि जब आपके पास इस पैरामीटर का नाम और इस एट्रीब्यूट का नाम सेम हो ना, तो हमने अगर हम इसको सेट करना है ना ये वाला, तो हमने दिस ये लगा के इसको सेट करना ही करना, ठीक है। या तो ये कर लो आप लोग, या फिर आप लोग क्या करो, इसको ब्रैकेट में बंद करो। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या करो, स्टैटिक्स और डॉट, सॉरी इसको बाय लिखना है हमने, स्टैटिक्स और डॉट दिस रोल नंबर। तो इस केस में भी एक मिनट, क्या था भाई, इसको आई थिंक इसके साथ लगाना है ऐसे, हाँ इस केस में ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं करने के, या तो आप ऐसे यूज़ कर लो या फिर आप ये यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये दोनों काम करते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट के अंदर स्टैटिक दिस लगाओ, फिर उसके बाद क्या करो, डॉट लगाओ, फिर आपके सामने जो लिस्ट आएगी उसके साथ इसको सेट कर दो, ठीक है। तो इस तरह भी काम करता होता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। इंटरनली कंपाइलर इसको ऐसे भी ट्रीट करता है, वैसे भी ट्रीट करता है, ताकि कंपाइलर को पता लग सके कि जो आप फंक्शन इन्वोक कर रहे हो वो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हो। तो हमें तो पता है S1 के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता लगेगा। कंपाइलर दिस पॉइंटर को यूज़ करेगा, फिर कंपाइलर कहेगा ये इसमें उसका एड्रेस रखेगा, वो उसको एड्रेस रेफरेंस करते हुए उसको इन्वोक कर लिया जाएगा, ठीक है। ओके, अब लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट होता है, वो भी दिस पॉइंटर से शुरू हो रहा है। वो पीछे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। कहते देयर आर सिचुएशंस वेयर डिजाइनर वांट्स टू रिटर्न रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फंक्शन। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं कि आपको करंट फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न करना पड़ जाए, आपको करंट फंक्शन से उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करना पड़ जाए। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं दिस पॉइंटर, स्टैटिक्स दिस, ठीक है। और मेथड चेनिंग में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अब देखो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना ना, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट, मैंने ये लेना स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट मैंने कहा सेट रोल नंबर, ठीक है, इंट रोल नंबर, ओके।
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ सेट रोल नंबर, और इसी तरह मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, सेट रोल नंबर फिलहाल काफ़ी है। और सेट रोल नंबर मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं दो ही सेम नाम नहीं ले सकता। अब मेरे पास जो रिटर्न टाइप है वो स्टूडेंट है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो रोल नंबर, ये देखो ये सेम है, इसके साथ दोनों के नाम सेम है। मैं लिखूँगा दिस, एरो का साइन। अब ये गया है यहाँ पे, इस जगह पे। मैंने कहा इस जगह पे जाओ, इस रोल नंबर को सिलेक्ट कर लो, इक्वल टू इसमें ये वाला रोल नंबर रख दो, ठीक है। अब इसको समझ आइए कंपाइलर को, ठीक है। अगर हम ये डायरेक्टली ऐसे करते ना तो कंपाइलर कभी ना समझता। कंपाइलर यही समझता कि हम इसी के अंदर ये वाली चीज़ रख रहे हैं। हमें बताना पड़ा इन केस ऑफ सेम पैरामीटर एंड एट्रीब्यूट नेम, क्या हमें दिस पॉइंटर, ये जो है ना, ये तुम ये वाला पॉइंटर, ये वाला रोल नंबर ले रहे हो और इसमें सेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, रिटर्न स्टैरिक्स दिस, मैंने इसको रिटर्न करवा दिया, रेफरेंस को रिटर्न करवा दिया कि जो आपने इसको सेट किया उसको रिटर्न भी कर दो। इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और रोल नंबर है, एक और है मेरे पास, फॉर एग्जांपल कह लो कि यहाँ पे स्ट्रिंग नेम है मेरे पास, ठीक है। अब मैं नेम भी यहाँ पे कर रहा हूँ, स्टूडेंट सेट नेम भी ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा स्ट्रिंग नेम। अब देखो मेरे पास दोनों के नाम सेम है। अगर तो मेरे पास ये नाम सेम ना होता, मैं यहाँ पे अगर n लिखता तो मुझे क्या लिखना पड़ना था, नेम इज इक्वल टू n, तो काम चल जाना था। लेकिन अगर ये नाम भी सेम है, उसी के साथ मिलता जुलता है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ा, दिस नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। और मैंने रिटर्न करवा दिया यहाँ पे भी स्टैरिक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं कि हमें क्या करना पड़ सकता है कि रेफरेंस रिटर्न करवा दो करंट ऑब्जेक्ट का। अब ये रिटर्न टाइप आपने स्टूडेंट लिखनी है, अपनी क्लास की रिटर्न टाइप लिखनी है हमेशा। जो यहाँ पर आपकी क्लास का नाम होगा वही आपकी रिटर्न टाइप होगी, यहाँ पे वॉइड नहीं आना, ठीक है। अब देखो इसी तरह मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग गेट नेम के नाम से, ठीक है। मैंने रिटर्न करवा दिया नेम को, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पे रोल नंबर रिटर्न करवाया। आप इसके अंदर भी दिस लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी आप दिस लिख सकते हो, दैट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। ना भी लिखो तो भी काम चल जाना है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखो ये रिटर्न करवा रहा है मुझे एक ऑब्जेक्ट। देखो मुझे क्या ये रिटर्न करवा रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा है। कौन, सेट नेम और सेट रोल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो मैंने S1 और S2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मुझे पता है ये रिटर्न करवा रहा है मुझे एक ऑब्जेक्ट, तो मैं उसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा S3 इज इक्वल टू S1 डॉट, ठीक है, S1 डॉट सेट रोल नंबर, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो इस केस में देखो ये रिटर्न हो गया उसको, ठीक है। S3 में ये चला गया, किस में चला गया, S3 में चला गया, रिटर्न हो गया, रिटर्न स्टैटिक जिसकी वजह से कि मैंने सी आउट लिखा S3 डॉट गेट रोल नंबर, ठीक है। तो मुझे अब S3 में मिल गया ये वाला क्या, 12। इसी तरह अब इसका फायदा ये होता है मैं इसके ऊपर मेथड चेनिंग कर सकता हूँ। मैंने कहा डॉट सेट नेम भी कर दो, ठीक है। तो ये देखो इसका फायदा ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मेथड चेनिंग कर सकते होते हैं। उसी के मेथड के ऊपर मैंने कहा डॉट सेट नेम भी कर दो। अब फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और मेथड होता, मैंने कहा फ्लोट GPA, ठीक है। मेरे पास एक और मेथड होता, मैं उसको भी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ना था, स्टूडेंट सेट GPA फ्लोट GPA, ठीक है। दोनों का नाम सेम है, दिस GPA इज इक्वल टू GPA, और रिटर्न करवा दो स्टैरिक्स दिस, ताकि ये रिटर्न करवा दो स्टैरिक दिस, ठीक है। क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, स्टूडेंट है, ओके। जो क्लास का नेम है वही है। अब ये क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करता है, तो ये रेफरेंस इस तरह रिटर्न करता है, ओके। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे डॉट सेट GPA, तो मैं यहाँ पे वो भी कर सकता हूँ, दैट इज आल्सो पॉसिबल, राइट। प्रोग्राम आपका बिल्कुल ठीक रन कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँ, मैंने कहा फ्लोट गेट GPA, ठीक है। तो मैं रिटर्न करवा दूँ रिटर्न GPA, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, सी आउट S3, सिर्फ S3 को सब कुछ मिल गया, ठीक है। मुझे बार बार S1 डॉट गेट GPA S2 डॉट गेट GPA नहीं करना पड़ा, S3 को दे दिया मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गेट नेम कर लिया, एंटर लगा दो साथ साथ, ठीक है।
इसी तरह मैंने सी आउट लिखा S3 डॉट गेट CGPA, ठीक है। तो ये मुझे तीनों मिल गए, रोल नंबर, नेम और सब कुछ, ठीक है, आपके सामने आ गया। ओके, तो इसका फ़ायदा ये होता है। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये हम लेक्चर नंबर आई थिंक 4-3 में देख चुके हैं कि इंटरफेस को अलग कर दो, सेपरेशन कर दो उन दोनों की। अब इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम जो हमारे पास जो पब्लिक मेंबर फंक्शन होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है, एज इंटरफेस होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, सेपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इंटरफेस इज अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब कहते हैं बेनिफिट्स क्या है इसके। फॉर एग्जाम्पल आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दी है, यहाँ पे देखो बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप कल को इम्प्लीमेंटेशन यही कर दो, आपको इंटरफेस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरफेस सेम रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी गाड़ी की, गाड़ी पहले मतलब पेट्रोल पे थी, अब साथ में CNG भी आ गई उसकी, ठीक है, और कॉपरेटर भी आ गए उसके, ठीक है। तो गाड़ी पहले और थी, बाद में इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगी, लेकिन इंटरफेस सेम है, वही आप चाबी लगाते हो, चाबी घुमाते हो तो इंटरफेस आपके सामने वही चल रहा है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। फायदा यही है कि इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दो, इंटरफेस को कुछ नहीं होना चाहिए, इंटरफेस सेम रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल दिया क्या, यहाँ पे सबसे पहले यूलर फॉर्म है, दूसरा क्या है, फेजर फॉर्म। यूलर फॉर्म में क्या होता है, x प्लस आयोटा y, और फेजर फॉर्म में क्या होता है, मॉडल ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये होता है। अब ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन में ये था कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास ये देखो, ये जो है ना, जो यहाँ पे आपको लॉग से नजर आ रहे हैं, ये UML नोटेशन होती है। इसको मतलब ये नोटेशन आइडेंटिफाई कर रही होती है कि ये प्राइवेट मेंबर्स है क्लास के, ठीक है। ये क्या है, प्राइवेट मेंबर्स हैं क्लास के। ओके, अब यहाँ पे देखो थीटा जो है, यहाँ पे पहले क्या था, फ्लोट y था, ठीक है। अब हमारे पास हमने इम्प्लीमेंटेशन इसकी चेंज कर दी, थीटा कर दिया, लेकिन इंटरफेस सेम है। ये देखो इंटरफेस सेम है, सेट रोल नंबर, सेट नंबर, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन इसकी चेंज कर दी, इंटरफेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे ये देखो क्या कहता है, UML नोटेशन टू शो प्राइवेट डेटा मेंबर्स। ये लॉग जो है ना, जो ताला सा जो आपको नजर आ रहा है, ये इसको क्या करता है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को शो करवाने के लिए यूज होता है। ओके, जब आप ऑब्जेक्ट मॉडल बनाओगे ना, तो आप इस तरह करते हो उसको, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल दी थी सर ने। एडवांटेजेस यही है, यूजर इज ओनली कंसर्न विद अबाउट वेज ऑफ एक्सेसिंग डेटा, यूजर हैज नो कंसर्न अबाउट द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड द क्लासेस। अब इसको C++ में हम कैसे कर सकते हैं, बड़ी मैंने बात की ना इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन कुछ सेपरेशन करने की, C++ में ये कैसे पॉसिबल है। C++ में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इंटरफेस होता है ना क्लास का, वो हम उसको रखते हैं .h फाइल में, और जो हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन होती है क्लास की, जो डेफिनेशन होती है क्लास की, उसको हम रखते हैं .cpp की फाइल में, ठीक है। अब कुछ ऑथर्स इसको बोलते हैं ये सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, तो चलो मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल दी है। सबसे पहले सर ने क्या किया है, चलो हम कर लेते हैं साथ साथ ही। मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि डेफ C++ में हम कैसे कर सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल बंद किया, इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मैंने डेफ C++ ओपन किया। अब मैंने क्या किया, न्यू डॉक्यूमेंट पे गया, मैंने सबसे पहले क्या किया, फाइल सेव एज किया, डेस्कटॉप पे जाके ये न्यू फोल्डर जो बनाया, इसमें जाके मैंने इसको लिखा स्टूडेंट, ठीक है। और इसकी जो रिटर्न टाइप जो इसकी एक्सटेंशन है वो .h रखी है, ये वाली, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सेव कर दिया। यहाँ पे देखो उसने क्या किया हुआ है, इस क्लास की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, कहाँ पे, इधर। मैंने कहा क्लास स्टूडेंट, ठीक है, और मैंने इंट रोल नंबर लिया उसका, स्टूडेंट का, ठीक है, और उसका आई थिंक उसने सेट रोल नंबर लिया और गेट रोल नंबर लिया। तो मैंने कहा यहाँ पे void पब्लिकली, ठीक है, ये जब हम एक्सेस करें ना, void set रोल नंबर int रोल नंबर, ठीक है। इसी तरह int get रोल नंबर, तो मैंने यहाँ पे वो ले लिया और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखो मेरी बात गौर से सुनो, आपके पास क्या आ गई यहाँ पे, .h के नाम से, ये देखो .h इसकी एक्सटेंशन है, वो आ गई। दूसरी मैंने एक और फाइल बनाई, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट, मैंने इसको नाम दिया सेव एज, वहीं पे उसी फोल्डर के अंदर ये आ रहा है, ठीक है, न्यू फोल्डर जो मैंने बनाया था, स्टूडेंट।
पहले स्टूडेंट डॉट एच पड़ी हुई है, अब मैंने डॉट सीपीपी में की तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सीपीपी में होता है, मैंने इसको सेव कर दिया। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, ये वाली फाइल को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। आपने क्या करना है, हैश इंक्लूड, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है स्टूडेंट डॉट एच, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपने जो फंक्शन वहाँ पे डिक्लेयर किए थे ना, उनकी डेफिनेशन यहाँ पे दे देनी है। तो आपको पता है हम क्लास से आउटसाइड कैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कैसे मतलब डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट लिखा कॉलन कॉलन सेट रोल नंबर, ठीक है, इंट रोल नंबर, मैंने कहा जो रोल नंबर है मेरी क्लास का, तो मुझे नहीं पता वो क्या है, मैं यहाँ पे दिस को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, दिस रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, दोनों सेम है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिस को यूज़ कर लिया, ओके। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा इंट स्टूडेंट गेट रोल नंबर, मैंने कहा रिटर्न करवा दो, मुझे नहीं पता उसका नाम, तो मैं दिस को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो क्लास के अंदर गया, उसको पकड़ा, रिटर्न करवा दिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है, तो ये दूसरी फाइल बन गई। तीसरे नंबर पे सर ने क्या किया है, तीसरे नंबर पे सर ने एक मेन फाइल बनाई है मेन डॉट सीपीपी के नाम से। अब ये डेव सी प्लस में कैसे काम करेगी मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे हम गए, फिर दोबारा मैंने जो है दोबारा ओपन किया इसको, ठीक है, मैंने दोबारा यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कहा सेव एज मेन, और जो डॉट सीपीपी फाइल है वो वैसे ही सेव होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं यहाँ पे ना मतलब ये मैंने इसके अंदर मेन फंक्शन लिखा है, ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाने सब कुछ करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोबारा हैश इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, और मैंने जो हम लिखते होते हैं बाय डिफॉल्ट आईओ स्ट्रीम वगैरह यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने ले लिया, रिटर्न 0, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया, ठीक है। अब इन तीनों को रन कैसे करना है आपने डेव सी प्लस प्लस के ऊपर, दोबारा गौर से देखो, यहाँ पे आया आपने, ये तीनों फोल्डर के अंदर ये तीनों बन गई फाइल्स, राइट। अब हमने करना क्या है, डेव सी प्लस प्लस को दोबारा ओपन करना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो फाइल ओपन करनी है वो ये नहीं करनी, आपने फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है, सॉरी फाइल पे जाना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है, प्रोजेक्ट पे चले जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट को नाम, सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, वो क्या है, कंसोल एप्लीकेशन। ये डेव सी प्लस की बात कर रहा हूँ जो आपने ये यूज़ किया हुआ है एम्बेडेड एरो, इसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है, क्लिक कर देना है ओके के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है, वो आपके सामने, आपने इसको कहीं पे भी सेव कर देना है, ठीक है। इसको मैंने प्रोजेक्ट 1 के नाम दिया, उसको मैंने डेस्कटॉप पे ही मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट ये आपको ये मेन की फाइल देगा, आपने इसको यहाँ पे खत्म कर देना, इसको बंद कर देना। अब यहाँ पे देखो ये आपके सामने प्रोजेक्ट आ गया ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपने ऐड टू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जो जो चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी वो यहाँ पे आपने न्यू फोल्डर में आना है जहाँ पे उसको सेव किया होता, एक मेन की फाइल और एक स्टूडेंट की फाइल, डॉट एच नहीं, सिर्फ ये दोनों फाइल यहाँ पे ओपन कर लेनी है, ठीक है। ओपन होगी, आपने जाना है मेन के अंदर, ये तो मेन वही है जो इसने दिया था, आपने उस मेन के अंदर जाना है और इस मेन के अंदर जाना है और स्टूडेंट डॉट सीपीपी के अंदर जाना है। इसके अंदर जाके आपने इसको यहाँ पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट एसटीडी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, रन हो रहा है, चल जाना है, ठीक है, कोई वार्निंग कोई एरर वगैरह नहीं आया। अब देखो मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन हाइड है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इम्प्लीमेंटेशन हाइड है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सेस कर रहा हूँ कैसे, एसटीडी डॉट, देखो मेरे पास सामने इंटरफेस मुझे मिल गया। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, रन किया, सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है, चल रहा है। इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन हाइड है, सिर्फ इंटरफेस दिया मुझे, सी आउट एसटीडी डॉट गेट रोल नंबर, ठीक है, तो मैं उसको गेट भी कर रहा हूँ, सेट भी कर रहा हूँ, दैट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, अलग करना, इंटरफेस को अलग करना। तो आई होप गाइज मैंने जो इतनी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको दी वो आपको समझ लग गई होगी। तो आपके पास अगर ये वाला कंपाइलर है ना, एम्बेडेड एरो सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस, मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपने ये वाला डाउनलोड करना, ये बहुत बेस्ट है, आप इसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। कल को आपके पास कोई असाइनमेंट देता है बंदा यूनिवर्सिटी की, तो इस तरह पार्ट्स में होती है, ठीक है, आपने अगर की हो। अब आगे हमारे पास जो है वो कॉन्स्ट मेंबर फंक्शंस हैं, ठीक है। यार वीडियो लंबी हो तो मैं वीडियो लंबी होने के बाद आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यार इतनी वीडियो लंबी की होगी, आपको इस चीज़ का इशू नहीं होना चाहिए। आपको इशू होना चाहिए भाई कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आगे कुछ कर पाओगे। ये प्रैक्टिकल भी साथ ही करवा रहा हूँ,
अब काफ़ी यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, मैं किसी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा यार, लेकिन शॉर्ट लेक्चर्स हैं, उसमें थ्योरी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल बहुत कम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल करवाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट मेंबर फंक्शंस, ये मे भी आपके पास 35 to 36 मिनट्स की वीडियो बन जाए या 40 मिनट्स की भी बन जाए, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं, जैसे इमरान खान कहता है घबराना नहीं है, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपने, कहता है अब कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कॉन्स्ट मेंबर फंक्शंस के अंदर। अब यहाँ पे हम देखो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले कहता है देयर आर चांसेस दैट दे कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ डेटा मेंबर्स। अब वो कौन से मेंबर की जो है वो डेटा मेंबर्स की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मेंबर फंक्शंस। आपकी क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना, कुछ ऐसे चांसेस आते हैं कि वो क्या होता है उस केस में आपके मेंबर फंक्शन क्या करते हैं, स्टेट चेंज कर देते हैं। हम तो चाहते स्टेट चेंज ना हो, प्राइवेट तक एक्सेस जाए ना, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला, फिर C++ ने प्रोवाइड किया सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम यूजिंग कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस, ठीक है। कहते हैं वी मेक दोज फंक्शन एज कांस्टेंट हु नीड ओनली रीड ओनली एक्सेस, फॉर एग्जांपल सच फंक्शन दैट विल ओनली डिस्प्ले डेटा एंड विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स। हम वो फंक्शन कांस्टेंट रखते हैं जिसको हमने जस्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाना हो, कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना हो, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने कहा आपका नाम प्रिंट करवाना है, आपका नाम रिटर्न करवाना है, तो उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने क्लास की एग्जांपल दी। अब उसकी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, कहते हैं कीवर्ड कॉन्स्ट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द पैरामीटर लिस्ट टू मेक एनी फंक्शन एज कांस्टेंट। कॉन्स्ट कीवर्ड जो है ना वो एट द पैरामीटर लिस्ट के लास्ट के ऊपर लगा देते होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मैं ये सारा अरेज करता हूँ, ठीक है। अब आपको ये समझ लग गई होगी, ये मैं सारा यहाँ से हटा देता हूँ, ये जितने भी यहाँ से मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉन्स्ट लिख देना लास्ट पे, बस सिंपल कॉन्स्ट लिख देना, ताकि अब इस केस में क्या होगा कि आपका जो है ना, आपका जो फॉर एग्जांपल एक में सेट रोल नंबर लेना ही पड़ेगा, इन सबका सेटर भी लेने पड़ेंगे मुझे, वॉइड सेट रोल नंबर, ठीक है, इंट रोल नंबर, दिस रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, ये वाला। इसी तरह मैंने सेट नेम लिया, सेट नेम स्ट्रिंग ले लिया, मैं करेक्टर पहले लेके चल रहा था, उसको हम बाद में करेंगे, सॉरी नेम, मैंने कहा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा वॉइड सेट GPA, मैंने फ्लोट GPA लिया, मैंने कहा दिस, नाम सेम है दोनों का, तो ये वाला लो इसमें रख दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मैंने कहा S1 डॉट सेट GPA 3.5, इसी तरह S2 डॉट सेट, वो हम कर रहे थे ना फंक्शन चेंजिंग, तो वो दिस पॉइंटर के थ्रू पॉसिबल था। अब ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो करना है तो उसकी रिटर्न टाइप आपने क्या करनी है, स्टूडेंट लिख देनी है और दिस पॉइंटर पर रिटर्न करवा देना डायरेक्ट इसको डी रेफरेंस करके, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा तैमूर, इसी तरह मैंने कहा S3 डॉट सेट CGPA 3.6 या कुछ। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो मैंने फंक्शन लिया ना, अब मुझे खतरा है कि ये जो है ना मेरी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मेरे प्राइवेट डेटा मेंबर्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉन्स्ट लिख दिया। जितने भी आपके पास फंक्शन होंगे गेटर फंक्शन, हमेशा उनके साथ आप लोगों ने कॉन्स्ट लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, कॉन्स्ट लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट S1 डॉट गेट GPA, ठीक है, तो अब इस केस में ये चल जाना, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे जाके कोई वेरिएबल की वैल्यू को देते हो ना, ये कॉन्स्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो क्लास का नेम है वो क्लास का जो रोल नंबर है, सॉरी जो क्लास का रोल नंबर है, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके अंदर देना चाहा तो ये एक्सेस नहीं करेगा, आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का फायदा ये होता है कि आपने सिर्फ रीडेबिलिटी पर्पस के लिए यूज़ करना है, रीड ओनली के लिए यूज़ करना है, ना कि डेटा की स्टेट को चेंज करने के लिए, वेरिएबल को चेंज करने के लिए। आपने इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना, डायरेक्टली एक्सेस करके नाम नहीं देना, उसको सेटर फंक्शन के अंदर लिखना है, वहाँ पे इसको नाम देना है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम इसको गेटर फंक्शन के अंदर लिखें और उसको एक्सेस करना चाहें, ठीक है। तो ये फायदा होता है कांस्टेंट मेंबर फंक्शन का, ठीक है। कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस कैन नॉट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, दे आर जस्ट रीड ओनली, ठीक है। एरर्स ड्यू टू टाइपिंग आर आल्सो कॉट एट कंपाइल टाइम। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है,
आपके पास, आपने फॉर एग्जांपल, आई होप आपने ये पढ़ा होगा, मे बी आपने ये पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास वेरिएबल है ना, इंट फॉर एग्जांपल ए है 12, बी है 13, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, इफ़ ए, अगर मैंने कंपैरिजन करना है तो मैंने डबल इक्वल टू लगाना है बी, तो मैंने कहना है सी आउट ए इज इक्वल टू बी, एल्स मैंने क्या कह देना है, ये आपको जस्ट समझा रहा हूँ, सी आउट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब कुछ केस ऐसे होते हैं आप लोग ना भूल जाते हो। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो उसने कहना है ए इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि वो इक्वल नहीं है इसके, ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब कुछ केस ऐसे होते हैं आप लोग ना गलती से यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी लिख देते हो। वो होता क्या है, बजाय इसको कंपैरिजन करने के ये इसको असाइन कर देता है ये वाली वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो 13 पढ़ा है ये ए में भी चला गया, तो इसने फिर ये वाली कंडीशन ट्रू कर देनी है, पहले कंडीशन चला देनी इसने, ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे कहते हैं अगर इस तरह की मिस्टेक हो जाए ना, हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक फंक्शन लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, मैंने उसकी रिटर्न टाइप क्या लिखी, बूल इज रोल नंबर, ठीक है, इंट रोल नंबर। अब मैंने चेक करना है, तो रोल नंबर कैसे चेक करना है, यहाँ पे इसमें जाके अर रोल नंबर ये इसके इक्वल आ रहा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, इफ रोल वही दिस, ठीक है, दिस रोल नंबर इक्वल्स रोल नंबर, तो रिटर्न क्या करवा दो, ट्रू करवा दो। एल्स रिटर्न क्या करवा दो, इधर फॉल्स, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसको फॉल्स करवा दो, ठीक है। अब कहता है इस तरह के फंक्शन को हमेशा हम लिखते होते हैं कॉन्स्ट, क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये तो गलती होगी नहीं मुझसे, मैंने जैसे कोई वाली एग्जाम्पल दी थी, राइट। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पे यार, ताकि ज़रा समझ लगे आपको सही से। मैंने कहा S1 का जो पहले सबसे पहले रोल नंबर्स को सेट करो 12, और मैंने कहा S2 डॉग सेट करो, S2 के रोल नंबर को सेट करो, इसको भी 12 कर दो, दोनों को सेम हो गए। मैंने चेक करना है, देखो कैसे चेक करना है, मैंने इफ कंडीशन लगानी, इफ S1 के अंदर जाओ इज रोल नंबर कौन सा, अगर S1 का रोल नंबर क्या है 12 है तो रिटर्न करवा, सी आउट करवा दो ट्रू, ठीक है। एल्स क्या रिटर्न करवा दो, सी आउट करवा दो फॉल्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम सिर्फ फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, इससे घबराना नहीं है, फंक्शन कॉलिंग करके कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो 12 है, अगर मैं इस केस में इसको रन करूं तो उसने कहना है ट्रू, क्योंकि वो 12 के इक्वल ही है, ठीक है। अब बाय मिस्टेक मुझसे क्या गलती होती है, मुझसे ये गलती हो जाती है, मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बजाय एक इक्वल टू लगा देता हूँ, कंपैरिजन करने की बजाय एक इक्वल टू लगा देता हूँ। अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ यार, आपने कंफ्यूजन होना यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे जो इसका नाम जो है ना वो सेम नहीं है, मैंने इसका नाम रखा आर रोल नंबर, तो फिर मुझे ये दिस लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि मैं इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये वाला वही होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आर रोल नंबर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे मिस्टेक क्या होनी है, मैंने बजाय इसके कि मैं डबल इक्वल टू लगाऊँ, मैं ये लगा दूँ, ठीक है, तो वो अब इक्वल भी ना हो उसके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 है, मैं यहाँ पे 13 लिख दूँ, अब 13 तो इक्वल नहीं है ना इसके, 13 इक्वल नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा रन करूँ तो इसने मुझे कहना ट्रू है, सॉरी ये पहले कॉन्स्टेंट मैंने पहले लगा दिया, इसको मैं अगर यहाँ पे रन करूँ तो उसने मुझे कहना ये ट्रू है। अब गलती मुझसे हुई है, कंपाइलर से नहीं हुई, गलती मुझसे हुई, जैसे यहाँ पे हुई थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुई थी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, मुझे अब मैं चाहता हूँ मुझे एक कंपाइलर बताए कि अगर मैंने मिस्टेक कर दी ना तो मैं इसको कॉन्स्ट लिख दूँ। कॉन्स्ट के केस में क्या होता है, क्योंकि ये मॉडिफाई करने नहीं देता, यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है, ये असाइनमेंट हो रही है, ठीक है, आपको पता हो असाइनमेंट और कंपैरिजन का, तो ये असाइनमेंट हो रही है तो कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा, फिर मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करूंगा तभी जाके ये चलेगा, अदरवाइज स्टेट को चेंज करने नहीं देगा, ओके। अगर ये लिखूं तो ये स्टेट चेंज कर रहा है तो नहीं कर रहा अलाउ, ये लिखूं तो ये कंपाइलर चला रहा है, इस केस में आपके पास फॉल्स आएगा क्योंकि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये 12 इक्वल टू इसके नहीं है, 13 इक्वल टू 12 नहीं है, क्योंकि सेट 1 इससे इसका चेंज कर रहा हूँ, इसका रोल नंबर जो है ना वो रोल नंबर क्या 13 के इक्वल है, उसके हिसाब से मुझे कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। घबरा रहा नहीं, सिर्फ फंक्शन कॉलिंग हो रही है, ओके, ठीक है भाई। तो ये था आपका
सारा का सारा जो आपको बता दिया मैंने। कॉन्स फंक्शन जो है उसके अंदर हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। अब कांस्टेंट फंक्शन जो है ना वो कभी भी कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर के साथ हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है, कंस्ट्रक्टर जो है ना वो स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने लेक्चर नंबर 3-4 कह रहा हूँ, 7, 8 या 9 में आपने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको सही पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम कभी भी कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर के साथ उसको यूज़ नहीं कर सकते। आपको करके भी दिखा देता हूँ कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, आपको पता ही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, तो ये कंस्ट्रक्टर है, राइट। अब ये चल जाएगा, इस केस में चल जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी चलेगा, डिस्ट्रक्टर भी चलेगा, डिटेल से पढ़ाया मैंने पीछे। कंस्ट्रक्टर भी चलेगा, डिस्ट्रक्टर भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दूँ तो वो नहीं चलेगा भाई, वो नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये करते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अवॉइड करना है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह कहता है कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैन नॉट चेंज द डेटा मेंबर, ठीक है, हमने जैसे देखा। कहता है इसी तरह वी कैन नॉट कॉल नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन इन कांस्टेंट फंक्शन बिकॉज नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन मे हैव अ कोड फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट अलाउड इन द कांस्टेंट फंक्शंस। कहता है कांस्टेंट मेंबर फंक्शन अंदर हम नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये क्या है, नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है, यहाँ पे कांस्ट मैंने नहीं लिखा हुआ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ना, मैंने सेट रोल नंबर लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसको, यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इसने एरर दे देना है। कांस्टेंट मेंबर के अंदर नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी सर ने वही किया है, आप इक्वल टू लगा के भी यूज नहीं कर सकते, आप सेट ने भी नहीं कर सकते। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिस पॉइंटर में क्या होता है। अगर हम बात करें केस ऑफ मेंबर फंक्शन की, तो दिस पॉइंटर ये था हमारे पास। अगर हम कांस्टेंट और दिस मेंबर फंक्शन दिस पॉइंटर को इकट्ठे मिला के यूज करें तो इंटरनली कंपाइलर इसको ऐसे क्रिएट करेगा। अगर हम ऑर्डिनरी फंक्शन जो कांस्टेंट नहीं है तो दिस पॉइंटर पहले ये था, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, राइट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो लंबी होगी यार, लेकिन वीडियो लंबी होने का फ़ायदा ये है कि आपके सारे के सारे डिस्कस मैंने, मतलब जो भी प्रॉब्लम आपको थी, जो भी डाउट आपके थे, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।